हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं रेलवे के द्वारा जो ग्रुप डी की वैकेंसी अनाउंस की गई है, जो कि ऑलमोस्ट 32,438 सीट्स के लिए है। तो कंप्लीट वीडियो उसी से रिलेटेड है। हम लोग इस पूरे वीडियो में देखेंगे कि कितनी सीट्स अनाउंस्ड हुई है, फॉर्म कब से भराएगा, कब लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, पैटर्न क्या रहेगा सिलेक्शन का, क्या क्या प्रोसेस रहेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी क्या मिलेगी। सैलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं 16 जनवरी 2025 से 25 को बेसिकली जो 8th पे कमीशन जो है अनाउंस कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। तो उसके बाद सैलरी क्या होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 8th पे कमीशन जो है वो 1 जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट होगा। तो सैलरी जो अभी आप करंटली यहाँ पे ग्रुप डी का देखेंगे, वो सैलरी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 8th पे आने के बाद 186% तक बढ़ जाएगी, जो अभी प्रिडिक्टेड है। तो क्या है रहेगी सैलरी 8th पे आने के बाद, इस सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक डिटेल में देखेंगे। चलिए तो आइए हम लोग सीधा सा आते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी अनाउंस्ड बाय आरआरबी, ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025। और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कितनी सीट की घोषणा की गई है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या है, कितनी सैलरी, डिटेल सारा कुछ। चलिए अब हम लोग सीधा आते हैं नोटिफिकेशन पे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आरआरबी के द्वारा निकाला गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं। अब ये पूरा लगभग कह सकते हैं तो मैंने शॉर्ट्स रखा है, बट ये रहा मेन नोटिफिकेशन, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 67 पेजेस के हैं। तो 67 पेजेस को मैंने छोटा सा समराइज कर दिया है शॉर्ट में, कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट है पहले उन चीजों के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसी का मैंने एक ऑप्शन बना रखा है, ग्रुप ग्रुप टी शॉर्ट्स करके मैंने एक पीडीएफ बना रखा है, जिसमें हम लोग चीजों को डिटेल में शॉर्ट में देखेंगे। चलिए तो ये रहा, आप देख रहे हैं जैसा कि, तो यहाँ यही है, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। चलिए अब हम यहाँ पे सीधा आते हैं। ये रहा सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 8/2024, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। चलिए ये रहा। तो डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस जो कि 28/12/2024 का था, उसके बाद पब्लिकेशन 22/1/2025 से। अब ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन है वो 23/1/2025 से स्टार्ट है। और क्लोजिंग डेट जो है, जो लास्ट डेट है, वो है आपका 22 फेब 2025, 22 फरवरी 2025 इज द लास्ट डेट। तो अभी से आपके पास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 मंथ है। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने में, तो मेरा सजेशन ये है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म गिरता है, और इसलिए कोशिश करिएगा जितना जल्दी फॉर्म को भर के पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर लें। उसके बाद यहाँ पे ओपन किया जाएगा विंडो, किसी तरह का कोई करेक्शन अगर आपको करना है तो वो जो विंडो ओपन किया जाएगा वो 25 फेब से 6 मार्च तक ये विंडो जो ओपन रहेगा, उसमें आप जो भी करेक्शन है कर सकते हैं। लेकिन 6 मार्च के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बस मेरा ये सजेशन है कि जब आप अभी प्रॉपरली ढंग से चीज़ों को भर दें, ताकि यार बाद में फिर करेक्शन वरेक्शन का कोई सीन नहीं रहे। ये रहा सारा कुछ। उसके बाद अब हम आते हैं सीधा यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी एट ग्लांस में। देखिए यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है वो है 32,438, और ये लेवल 1 का पोस्ट है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इनिशियल पे है 18,000, ये बेसिक पे है बेसिकली। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या जरूरत है इसके लिए, तो आप सभी जानते हैं इस ग्रुप डी के फॉर्म के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो क्लास 10th पास होना चाहिए, या फिर ITI अगर आप हैं तो आप। बाकी वैसे भी हम लोग और डिटेल में देखेंगे इसमें और क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे सिंपल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 10th होना चाहिए और ITI होना चाहिए। चलिए तो ये सारा कुछ आपको हो गया। ये लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स है, और 1 जनवरी 2026 के बाद ये 8th पे में हो जाएगा। और जो 18,000 यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा उसका भी कैलकुलेशन हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए इसके बाद अब हम लोग आते हैं कि हमारा जो स्टेजेस, क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, एग्जाम के मतलब इस पर्टिकुलर वैकेंसी का क्या स्टेजेस है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 स्टेज में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। पहला है CBT, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, EWS से हैं, तो मिनिमम आपको 40% मार्क्स जो है वो लाना पड़ेगा, और अगर आप OBC SC से हैं तो आपको 30% है।
वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका होगा यहाँ पे एक फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें कुछ कुछ प्रोसेस है, आपको सर्टेन वेट उठाना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक सर्टेन डिस्टेंस तक उस वेट को ले जाना पड़ेगा। ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे, कितना वेट उठाना है बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, सारा कुछ। चलिए इसके बाद ये नेगेटिव मार्किंग वगैरह पे थोड़ा हम बाद में जाएंगे, ध्यान देंगे। चलिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट क्या होगा। एज लिमिट जो है वो 18 से 33 साल है, ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन के बाद भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ उसके बाद हम थोड़ा सा और आएंगे तो ये जो है एज रिलैक्सेशन जो है उसके बारे में यहाँ मेंशन है। वैसे इन जनरल अगर आप बात करें तो 18 से 33 साल के बीच में अगर आपका एज है तो आप इजिली इस वैकेंसी को भर सकते हैं। चलिए इसके बाद और हम आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसे एनेक्जर ए जो है वो आप देखेंगे, अभी हम आपको मैं दिखा भी देता हूं। एनेक्जर ए जो मेन नोटिफिकेशन है उसके बिल्कुल हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको एनेक्जर ए जो है वो दिखेगा और उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, ये रहा एनेक्जर ए जो कि मेन नोटिफिकेशन में पेज नंबर 50 में है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन ये देख सकते हैं, वेरियस पोस्ट है, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट लोको शेड, सिंपल डिफरेंट डिफरेंट कह सकते हैं ये पोस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है। और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है आप वो देख सकते हैं वो है 10th पास, ITI और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय NSPT। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। सिमिलरली नीचे आएंगे, नीचे में भी अगर आप देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट और जो फर्दर डिपार्टमेंट है सारे, टोटल 14 जो है यहाँ पे पोस्ट हैं जिसके लिए वही जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10th पास, ITI होना चाहिए। तो ये हो गया एजुकेशन से रिलेटेड। आई होप सो कि ये तो सभी लोग जो है इसमें आ रहे हैं और इसका कोई सीमा नहीं है कि हम भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है ग्रुप डी में अप टू PhD तक के लोग जो है इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको भरना चाहिए तो बिल्कुल भरिए, कोई आपको रोक नहीं रहा है भरने से। और एक बार सैलरी देख के भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको भरना सही रहेगा कि नहीं। तो ये सारा कुछ हो गया शॉर्ट में। इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा एग्जामिनेशन फ़ी के लिए। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 500 रुपीज़ है और जैसा कि आप जानते हैं ये जो है बाद में रिफंड हो जाता है, ऑलमोस्ट 400 रुपये के आसपास आपका रिफंड हो जाएगा जब आप CBT 1 का एग्ज़ाम देकर आएंगे उसके बाद। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। और अगर आप PWBD या फीमेल या इस टाइप से एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आपका फीस जो है वो मात्र 250 रुपये ही है। चलिए इसके बाद मोड ऑफ, ये सब तो आप सभी जानते हैं, इतना फॉर्म आप भर चुके हैं कि आपको सारा कुछ पता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया है। सबसे पहला है कंप्यूटर बेस्ड CBT, ठीक है, CBT है आपका। उसके बाद है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET, उसके बाद है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन है मेडिकल। ये 4 स्टेप्स है सिलेक्शन के। सबसे पहले हम आते हैं और बात करते हैं CBT का। ये CBT का क्या पैटर्न है सारा कुछ देखिए। CBT टेस्ट जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये ऑलमोस्ट इसका ड्यूरेशन 90 मिनट जो है रखा गया है और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे वो 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चन का आपका जो है वो टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप देखेंगे जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 25, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30, अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 20। और याद रखिएगा यहाँ पे एक शब्द और ऐड कर दिया गया है कि जो मैंने शुरू में कह रहा था कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज, UR के लिए 40%, EWS OBC के लिए आपका 30, SC के लिए 30 एंड ST के लिए 30 है। तो इतना आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा, ठीक है। इतना तो मिनिमम अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको लाना पड़ेगा, बाकी कट ऑफ क्या आ जाएगा वो ये मिनिमम बोल रहा है, मैक्सिमम का भी इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद अगर आप बात करेंगे निगेटिव, और याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है इसमें 1/3 जो है वो निगेटिव भी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बस गए तुक्का लगा दिए, जी नहीं, ये निगेटिव मार्क है 1/3 इसमें, याद रखिएगा ये चीज। इसके बाद है सिलेबस क्या रहेगा। देखिए सिलेबस बेसिक सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF जो बेसिक 10th लेवल का जो मैथमेटिक्स है वो है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में एनालॉजीज, अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, जो बेसिक रीजनिंग जो आप पढ़ते हैं वो है। और इसके बाद अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जनरल साइंस में वही जो क्लास 10th लेवल का जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो होता है वो आपका बेसिक जो सिलेबस 10th क्लास का है बस वही रहेगा। और उसके साथ जनरल अवेयरेंस जो करंट अफेयर्स है वो सारा कुछ लास्ट 6 मंथ का यूजुअली जो आप लोग हम लोग
कोई भी तैयारी कर रहे होते हैं तो लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो ये बेसिकली आपका हो गया CBT 1 का। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो आएगा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसको आप शॉर्ट में कहेंगे PET। इसका फिर आपको एडमिट कार्ड आएगा और जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उसके बाद ये रहा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसको पास करना भी मैंडेटरी है। और उसके लिए क्या है देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो कहता है शुड बी एबल टू लिफ्ट and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meter in 2 minutes। आपसे कह रहा है कि आपको 35 kg का वेट उठाना है, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और आपको 100 मीटर तक उसको लेके जाना है। और 35 kg का वेट कहां तक, वेट जो है कहां तक, आपके कमर तक, वेस्ट तक उसको उठाना है। और उसके बाद उसको जो है आपको लेके जाना है 100 मीटर तक 2 मिनट के अंदर। लिखा हुआ है इन 2 मिनट्स एंड इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन। कह रहा है कि आपको जो है भैया जो है आपको एक वेट उठाना है 35 kg का, जिसमें आपको जो है इसमें, और जब डिटेल वैकेंसी के ऊपर स्पष्ट लिख दिया है जो आपको वेट है वो एक सैंड का बोरा आपको उठाना होगा, इसमें कोई हैंडल वैंडल नहीं बना हुआ होगा, आपको उसको लिफ्ट करना होगा, अपने कमर तक लिफ्ट करना होगा और 100 मीटर तक उसको लेके जाना है विदाउट पुटिंग डाउन, बिना उसको जमीन में रखे हुए, एक बार में उठा के 100 मीटर आपको लेके चले जाना है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए वो वेट 20 kg है, तो आपको भी 20 kg तक वेट कमर तक उठाना होगा, कोई हैंडल वैंड, बोरा, सिंपल बोरा समझिए आपको उठाना होगा 20 kg वेट का, और 100 मीटर तक उसको लेके जाना है 2 मिनट में। उसके बाद ये एक पहला, जिसमें 2 स्टेज है, याद रखिएगा, जो आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है इसमें 2 स्टेज है, पहला स्टेज ये और दूसरा स्टेज ये। दूसरा स्टेज क्या है, आपको जब आप ये टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे उसके बाद आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा, उसके बाद जो है आपको फिर रनिंग करना होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ शुड बी एबल टू रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर तक आपको दौड़ना होगा। टाइम फ्रेम दिया हुआ है इन 4 मिनट 15 सेकेंड इन 1 चांस, एक बार में आपको लगभग 1000 मीटर दौड़ना होगा। अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए जो है टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा दी गई है, जो कि आपको भी 1000 मीटर ही दौड़ना है, बट आपके लिए टाइमिंग है 5 मिनट 40 सेकेंड। इतने देर में आपको ये रनिंग पूरी कर लेनी है। तो ये 2 टेस्ट होगा, इनमें से अगर आप किसी एक में भी फेल होते हैं तो आपका भैया छटनी हो जाएगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए ये टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CBT निकाल के मत सोचिएगा कि आपका सिलेक्शन डन हो गया है, आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। इसके बाद जब आप ये सारा चीज दोनों पास कर जाएंगे तब भैया उसके बाद जो है आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि RRB में नॉर्मलाइजेशन होता है मार्क्स का, तो यहाँ भी यही चीज को फॉलो किया जाएगा। जो लोग बच्चे RRB JEE का फॉर्म भरते हैं उनको पता है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, तो यहाँ भी इन्हीं चीजों के बारे में सारा कुछ आपको मेंशन है। एंड हाउ टू अप्लाई, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था मोटा मोटी एक शॉर्ट में मैं समझाना चाह रहा था कि इस पूरे वैकेंसी का जो शॉर्ट में क्या डिस्क्रिप्शन है वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंच गया होगा। अब हम लोग आते हैं भैया तनख्वाह क्या मिलेगा, पेमेंट क्या मिलेगा। चलिए पेमेंट की अगर मैं बात करूं तो चलिए मैं पेमेंट वाले स्लिप पे आ जाता हूं, जहां पे लिखा हुआ है 18,000 रुपए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे है आपका सैलरी, ये जो है 18,000। याद रखिएगा ये इनिशियल बेसिक पे होता है 18,000 रुपए 7th CPC के बेसिस पे। अब ये एक्चुअली में कितना बनेगा, मोटा मोटी इन हैंड हमको कितना मिलेगा, आइए थोड़ा सा हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। चलिए तो आइए हम लोग यहाँ पे सैलरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इन हैंड सैलरी मोटा मोटी क्या बन जाएगी। तो उसको समझने के लिए पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो हमारा 7th पे है। ठीक है, थोड़ा सा पेन का स्टाइल थोड़ा सा बदला जाए, और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं 7th पे में। ठीक है, कैलकुलेटर में उम्मीद करता हूं सभी लोग के पास होगा, निकाल लीजिएगा। 7th पे में सबसे पहले देखेंगे बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे है कितना आपका 18,000 रुपए। कैलकुलेटर कहाँ है, मैं निकाल लेता हूं भाई, मेरे पास कैलकुलेटर तो नहीं है, मेरे पास मोबाइल ही रहेगा। आप कैलकुलेटर करके, मैं एक मोटा मोटी आइडिया दे रहा हूं कि इन हैंड सैलरी आपकी क्या रहेगी। तो आपका 18,000 बेसिक पे हो गया, जिसमें मैं 2 चीज को ही अभी फिलहाल मैं ऐड करूंगा, डियरनेस अलाउंस दैट इज DA। जैसा कि आप जानते हैं ये ऑलमोस्ट 53 जो है 53% ऑफ बेसिक पे होता है। तो 18,000 का आप जो है 53% जो है आप निकाल लें, तो ये बनेगा आपका कुल 9,540। और इसके बाद आप HRA हाउस अलाउंस भी निकालें, HRA
ठीक है। हाउस अलाउंस, तो ये तो डिपेंड करता है सिटी पे, मतलब किस सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करेगा। मोटा मोटी मैं मान लेता हूं कि अगर ये 20% ऑफ अगर आपका बेसिक पे है तो आपका हो जाएगा ये 18,000 इंटू 20%, जो कि आ जाएगा 3600 रुपये। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ ये वैरी करेगा सिटी टू सिटी। फिर इसके बाद इसमें मेडिकल अलाउंस हो सकता है, फिर टीए जो भी, तो ये बेसिक जो 3 अलाउंस हैं इस, ये मैं यहाँ पे आपको जो है दिखा दिया हूँ। अब इन तीनों को मोटा मोटी हम ऐड कर देते हैं, तो ये रहा 18,000 प्लस 9,540 और प्लस 3600, तो ये मोटा मोटी बना आपका रुपीज, ये ग्रॉस सैलरी मैं बता रहा हूं जो कि थोड़ा सा अप एंड डाउन करेगा। ये ग्रॉस सैलरी जो आपको इन हैंड कह सकते हैं जो सैलरी मिल रही है, जिसमें आपको आया 31,140 रुपीज। ठीक है। फिर इसमें एनपीएस आपका कटेगा जो कि ऑलमोस्ट बेसिक पे का डीएस का 10% होगा। ठीक है। फिर इसमें अभी ये तो मैं बेसिक, मैंने बस इन दोनों चीजों को ऐड किया है आपके बेसिक पे में, इसमें भी मेडिकल भी ऐड होगा। तो मोटा मोटी मैं कह सकता हूं कि ये जो सैलरी रेंज है आपका, ये लगभग मैं समझ रहा हूं कि आपका 31,000 से लगभग 35,000 के रेंज में ये रहेगा। बाकी इसमें फिर एनपीएस कट के मोटा मोटी जो हाथ में आने के चांसेस हैं वो लगभग आपका, मैं समझ पा रहा हूं 32,000 के आसपास उम्मीद है कि आपके इन हैंड जो है वो आपको इतना पेमेंट मिलेगा। ये रहा आपको 7th पे में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको ग्रुप डी में जाना है तो 7th पे के हिसाब से मोटा मोटी मैं कह सकता हूं कि 32,000 के आसपास ऑलमोस्ट आपको पेमेंट मिल सकता है। ठीक है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये थोड़ा जो है बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंडिंग कि आपका एचआरए क्या है, मेडिकल अलाउंस क्या है, सारा कुछ। ठीक है। ये लेकिन मैं बात कर रहा हूं 7th पे में। अब आप सोचेंगे कि भाई 8th पे में फिर मेरी सैलरी क्या हो जाएगी? भैया 8th पे में तो सब बवाल हो जाएगा, बवाल एकदम। क्या होगा बवाल? आइए हम लोग थोड़ा सा उस बवाल को देखते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि 8th पे में, जो कि आप जानते हैं 8th पे जो है आपका 1 जैन 2026 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2026 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए। अब इसमें क्या होने जा रहा है, बवाल क्या होने जा रहा है, ये देखिए आप। अभी फिलहाल जो आपका बेसिक पे है 7th पे में, जो आपका बेसिक पे है वो कितना है? 18,000। ठीक है। अब सिर्फ अगर यही 8th पे में आप जाएंगे, ठीक है, अगर आप 8th पे में बात करेंगे तो याद रखिए 18,000 इंटू जो फिटमेंट फैक्टर जो है, फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर ऑलमोस्ट अज्यूम किया जा रहा है, फिटमेंट फैक्टर जो है वो लगभग 2.5 से लेके 2.86 के आसपास रहेगा फिटमेंट फैक्टर। ठीक है। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, ये इकोनॉमिक्स वगैरह का पार्ट है, मैं जनरली बता रहा हूं कि सैलरी किस रेट से इंक्रीज करेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर प्रिडिक्टेड है कि 18,000 में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 भी लिया गया, जैसे 7th पे में याद रखिए 6th पे में जो सैलरी हुआ करती थी वो 6th पे में बेसिक सैलरी लेवल 1 का वो 7,000 था। ठीक है। तो 7th पे जब 7th पे आया तो 7,000 में फिटमेंट पे 2.5 ऐड करके ये 18,000 पेमेंट हो गया, 2.5। अब ये फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट क्या सेट करती है वो बात का डिस्कशन है, बट ये अज्यूम किया जाए ऑलमोस्ट इतना रहेगा। तो सोचिए 18,000, ठीक है, एक सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट, 18,000 में 2.8 मोटा मोटी, तो आपका बेसिक पे सीधा बन गया 50,400। ओ भाई 50,400 सीधा बेसिक पे बन गया, 18,000 से सीधा 50,400। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या सेट करेगी सरकार, ये सरकार के हाथ में, बट ऑन एन एवरेज माना जा रहा है 2.8 के आसपास, 2.5 से 2.8। 7th पे में 2.5 रखा गया था, तो इसलिए 6,000 सैलरी जो 7,000 जो पहले 6 पे में बेसिक हुआ करता था लेवल 1 का, वो सीधा 18,000 हो गया आपका लेवल 1 में। अब इसी तरीके से 8th पे कमीशन में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 अज्यूम किया जा रहा है, लिया जाता है, वो वेरी कर सकता है, तो मोटा मोटी 50,400 सीधा आपका बेसिक पे हो गया। मतलब ग्रॉस सैलरी अभी 7th पे में जिसको 35,000 मिल रही है वो सीधा उसका बेसिक ही 50,400 हो गया। अब देखिए क्या चेंजेस आया, अब देखिए चेंजेस क्या क्या आया। अब देखिए बेसिक पे, जो न्यू बेसिक पे बना वो बना 50,400। अब इसमें डीए, जो कि चलिए अभी अभी के डीए से मान लेते हैं, जो कि 53% ऑफ बेसिक पे है, तो देखिए सैलरी क्या हो जाएगी, 50,400 इंटू 53% मान लेते हैं मोटा मोटी, तो आ गया 26,712।
ठीक है, और ये डीए भी चेंज करेगा बेसिक पे से, ठीक है, बट अभी मोटा मोटी मान लेते हैं एचआरए 20%, मान लेते हैं एचआरए 20%, तो 50,400 इंटू 20% कितना हो गया, 10,800। अब इसमें मेडिकल वेडिकल ऐड होगा, चलिए इतना ही पे जोड़ लेते हैं, देखिए सैलरी क्या हो गई, 50,400 प्लस 26,712 और प्लस 10,800, सीधा भैया जी 87,912। ओ भाई 87,912। अभी इसमें अप्स एंड डाउन पे, बाकी इसमें एनपीएस वगैरह भी कटेगा, बाकी से मेडिकल भी ऐड होगा, एनपीएस, तो फिर भी 87,000 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं, 80 भी अगर मिलेगा, ओ भाई ग्रुप डी में 80,000 पेमेंट। यार यहाँ पे बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में लोगों की सैलरी 80,000 नहीं है, 10-10 साल 15-15 साल एक्सपीरियंस वालों की सैलरी 80,000 नहीं है, ग्रुप डी की सैलरी हो जाएगी सीधा 80,000 8 पे कमीशन आने के बाद, जो कि 1 जनवरी 2026 से जो है वैलिड होगा। तो भैया अगर इरादा है ग्रुप डी ज्वाइन करने का तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 7th पे अभी सैलरी पे मत जाइए, 35-32 हजार सैलरी पे। अगर सैलरी के लिए अगर आप है कहने को सैलरी अच्छा चाहिए तो भैया पढ़ लो, क्योंकि सैलरी कहाँ 35,000 अभी है, मोटा मोटी और सीधा वो हो जाएगा मोटा मोटी 80,000 मोटा मोटी। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ ना, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में, बड़े बड़े सेक्टर्स में एक्सपीरियंस लोगों की सैलरी प्राइवेट में जो है 80,000 नहीं है, और यहाँ एक सिंपल ग्रुप डी का सैलरी 80,000 हो जाएगा भाई, ड्रीम अमेजिंग। 8 पे आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तो बल्ले बल्ले है, और जो स्टेट है वो भी इम्प्लीमेंट करेगा ही, सॉरी। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़िए ढंग से। तो यही मेरा छोटा सा एक वीडियो रहा आपके लिए, जिसमें मैंने एक मोटा मोटी आइडिया आपको दे दिया है कि ये जो पर्टिकुलर वैकेंसी है इससे रिलेटेड। अगर आप देखना चाहते हैं कि किस आरआरबी में कितने सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए एनेक्जर जो मेन नोटिफिकेशन है, ये जो मेन नोटिफिकेशन आप देखेंगे जस्ट मेरे पीछे, ये मेन नोटिफिकेशन के एनेक्जर जो है, आप बी में जाएंगे, एनेक्जर बी अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आरआरबी में किस आरआरबी में कितना सीट्स है वो आपको यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा, और उसके हिसाब से आप जो है अपना सिलेक्शन कर सकते हैं किस आरआरबी में आपको भरना सही रहेगा। वैसे अगर आप चाहेंगे तो किस आरआरबी में क्या सीट्स है, किस कैटेगरी का कितना सीट है आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, प्लस जो लास्ट आरआरबी जो हुआ था ग्रुप डी का, उसका क्या कट ऑफ रहा था आपका आरआरबी वाइज, उस पर भी अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये शॉर्ट वीडियो मैं रख रहा हूं, मैं ज्यादा इसको लेंदी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लेंदी होने के बाद फिर बच्चे देखेंगे नहीं तो बोरिंग सा लगने लगेगा। तो चलिए इसी नोट के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दें मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो डेफिनेटली पहुंच जाए और फिर वीडियो वायरल हो सके। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, स्टे ट्यून, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।